सूचना प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि हमने सारी प्रतियां रजिस्ट्री की नहीं मांगी थी, हमने मांगा था कि रजिस्ट्री संख्या और रजिस्ट्री का वर्ष दे दीजिए। चूंकि रजिस्ट्रेशन विभाग जो है 2013 से ऑनलाइन है, हम्म। तो तो आपने भी दिया नहीं गया, चूंकि इस आप समय। आपने पंजीयक कार्यालय में आरटीआई लगाई जी थी, रजिस्ट्री कार्यालय में। जी तो उन्होंने जी। रजिस्ट्री अधिनियम का हवाला देकर के आपको क्या कहा कि आप क्या दूसरे माध्यम से, दूसरी फीस प्रोसेस के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त करें, ये उन्होंने कहा क्या? हाँ जी। हाँ, देखिए, एक प्रक्रिया है इस तरह से जिसमें जी यदि आपको रजिस्ट्री से संबंधित जानकारी चाहिए या भू अभिलेख से संबंधित जानकारी चाहिए, जैसे खसरा, नक्शा और B1 की नकल वगैरह की यदि अपन बात करते हैं, जैसे अपन मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो उनके अलग लोक सेवा गारंटी के नियम बने हुए हैं। तो अपन मान सकते हैं कि वहाँ पर उनकी फीस निर्धारित है, वो अलग फीस है, तो उसके आधार पे हाँ अपन उनसे जानकारी लेंगे। लेकिन हाँ, यदि वो तो हाँ, हाँ वो तो है। अगर वो चीजें अगर हमको चाहिए तो, लेकिन वो चीजें हमको नहीं चाहिए। और मैं सिर्फ उनका क्रमांक जानना चाहता हूँ जो कि ऑनलाइन है। तो वहां पर तो उपलब्ध है ऑनलाइन रिकॉर्ड में, ये सेक्शन 2F कवर करता है। हुँ। अच्छा, तो मतलब ये आप भी देख सकते हो कि ऑनलाइन में उपलब्ध है वो? क्या हम भी हम देख लोग सकते हैं क्या एक्सेस नहीं ऑनलाइन में कर जाकर सकते, के? अगर एक्सेस नहीं, मतलब हम लॉगिन लोग नहीं देख पासवर्ड सकते। प्रोटेक्टेड है ना? हुँ। लॉगिन हाँ, पासवर्ड प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड है। है। हुँ। तो इस समय जो है माननीय सूचना आयोग उत्तर प्रदेश में विचाराधीन है। वहां पे आयोग ने कह दिया कि आप जो है वहां पे जाइए और ये सहयोग करेंगे लोक सूचना अधिकारी। हुँ। चूंकि अभी सहयोग किया नहीं जा रहा है। नहीं तो अभी सर मैं निवेदन कुछ करना जब चाहूंगा सर। हेलो हाँ, सर। 1 सेकंड मैं सुन रहा हूँ। एक जी रुकिए, रुक हाँ, आवाज। संशेर जी ज़रा इनका जवाब दे दें। जी सर मैं कुछ कहना चाहूंगा तो सर। ये हाँ, पहले एक बात खत्म हो जाए, एक बात खत्म हो जाए। जी अशोक विश्वकर्मा कुछ सर पूछ मैं रहे थे, तो कुछ उनकी बात कहना खत्म। चाहता था, ये जो मैं सरपंच से निवेदन किया था सर। आवाज जा रही सर? हाँ, आ रही है, हेलो लेकिन थोड़ा सर। आप 2 मिनट इंतज़ार करिए। जी सर जी। 2 मिनट इंतज़ार करिए। तो जी जैसे जो उन्होंने आपको जवाब दिया अशोक विश्वकर्मा जी, इसके बाद आपने क्या उसकी प्रथम अपील की है? सेकेंड अपील विचाराधीन है माननीय आयोग के समक्ष, एक हियरिंग हो चुकी है उसकी। अच्छा, तो उस हियरिंग में क्या कहा आयोग ने? दूसरी हियरिंग में वो जो है उनको ये बताएं आयोग को कि सूचना उपलब्ध करा दिया गया है और यहाँ पर प्रोटेक्ट हो जाता है। अगर हम रजिस्ट्री कार्यालय में जाएंगे तो भूमाफिया का उस नाम से ढूंढने में परेशानी होगी, क्योंकि सब ऑफलाइन रजिस्टर में मौजूद है और ढूंढते ढूंढते तो सालों लग हुँ। जाएंगे। और बिना नहीं तो रिकॉर्ड जो का हम कैसे जो ढूंढेंगे? अच्छा, आयोग ने आपको कहा कि आप जाके ढूँढो, मतलब समझ में नहीं आया। आयोग में पहली सुनवाई हुई, आयोग हाँ, ने क्या कहा आपको आपकी आयोग अपील पे? आयोग हमको जो है सुने, हमने वहां पे हुँ। डिस्कशन किया कि मैं कैसे ढूंढूंगा, चूंकि चीजें ऑफलाइन में है। ऑफलाइन में तो मैं उलझ जाऊंगा। हुँ। और हमको क्या अच्छा, पता कि कितने तो रजिस्ट्री नंबर और कितना उसका आयोग क्या संख्या। हाँ, 1 मिनट। तो आयोग ने आपको ऑनलाइन में ये ऐसी कहा व्यवस्था। कि जी जी। जो जानकारी आपको आपको चाहिए थी, वो जाकर के आप अवलोकन कर लें और जो जानकारी आपको चाहिए, वो जानकारी ले लें। ऐसा आयोग ने कहा क्या आपको? जी, तो ऐसे एक्सेस नहीं हो पाएगा ना। हुँ। ये बताइए, आपने ऐसे क्रमांक एक्सेस नहीं संख्या हो पाएगा ऑनलाइन क्या। रजिस्ट्री सुनिए सर, नहीं, वो ठीक है। ठीक है, देखिए हाँ आरटीआई हाँ कानून में एक बात ये रहती है कि जो दस्तावेज़ उनके पास उपलब्ध हैं, वही दस्तावेज़ अपन उनसे माँग सकते हैं। वो हमारे लिए क्रिएट नहीं करेंगे अलग से, वो हमारे लिए क्रिएट नहीं करेंगे, ऐसा रहता है। मतलब कई जगह तो क्रिएट करके दे देते हाँ। हैं, तो लेकिन ऑनलाइन यदि थे ना यदि वो ऐसे। ज़्यादा हाँ, जब वो ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, तो हमें ये कह देते हैं कि हमारे पास उपलब्ध नहीं है और आरटीआई कानून में कोई भी दस्तावेज़ क्रिएट करके देने की मतलब नहीं रहती है। इस तरह से वो बोल देते जी हैं। तो अभी आपने रजिस्ट्री संख्या माँगी और किन-किन
व्यक्तियों के नाम वो रजिस्ट्री की हुई है, उनके नाम माँगे थे, संख्या और नाम माँगे थे ना आप? हाँ, तो हो सकता है कि ये दस्तावेज़ इस तरह से इस फ़ॉर्म में उनके पास ना हो, इसलिए आयोग ने ऐसा कहा कि आप नहीं जितनी रजिस्ट्रियाँ ऑनलाइन है असल में। इन्होंने हुँ, अपना एडवोकेट वहाँ पे नियुक्त किया था, हुँ, तो ये व्यवस्था ऑनलाइन है। क्योंकि ऑनलाइन आप अगर किसी के नाम से सर्च करेंगे तो सारा डिटेल्स आपके हाथ में हो जाएगा। ये देना नहीं चाहते हैं। हुँ, देना नहीं चाहते और आयोग ने भी इस बात को समझा जी। नहीं, आपको भी मतलब उलझा दिया आयोग ने भी। आयोग वहाँ पे मौका कम देते हैं ना। वहाँ पे जो सुनने का चीजें आपको मौका नहीं हम देते। लोग सुनने का मौका नहीं देते कि किस तरीके से इनको परेशानी है। अब मैं देखिए, अब जो भी आपका करीब जो है। लोक सूचना अधिकारी है, लोक सूचना हाँ अधिकारी अपना वकील खड़ा कर देता है आयोग में। अब वो वकीलों को तो आप जी। जानते हैं, वो वेल वर्स्ड होते मैं हैं भी और वो एलएलबी हूँ। मतलब उस नहीं, आप भी एलएलबी हैं, लेकिन चलिए आप जी। तो अपना तो डिफेंड कर लेंगे, लेकिन बहुत बहुत सारे सारे जज लोग नहीं रहते बहुत एलएलबी ना। बहुत सारे जजमेंट और वेरियस हाई कोर्ट के जजमेंट भी हमारे पास हैं। हमने भी वो कंडीशन बदला, लेकिन आयोग सुनने को तैयार नहीं होते। हुँ। चिंता का विषय है। अब एक सुनवाई के बाद क्या लास्ट हो गया है कि उन्होंने कुछ और कहा है कि अगली सुनवाई होगी? अभी अगली तो उनको सूचना देना पड़ेगा कि ये सूचना हमने उपलब्ध करवा दिया गया है। और सर ये तो इलाहाबाद हाई फिलहाल कोर्ट जी, इलाहाबाद बोलिए। हाई कोर्ट में सूचना मांगने के लिए क्या वो निर्धारित शुल्क जो है 500 रुपया था। हेलो। हाँ, कोर्ट का बिल्कुल, कोर्ट का अलग है, कोर्ट की फीस अलग होती है। ले, मतलब ये सामान्य जो हम लेकिन लोग सर सूचना माँगते हैं ₹10 दे करके, उससे अलग होती है। अब ये सब कोर्ट का अपना इसमें अलग-अलग कितना है इसमें किससे का देखना पड़ेगा। इसमें एक वाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था ना कि कामन काज बनाम जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट, हुँ, हुँ, उसमें बताया गया था कि आपका जो है आरटीआई फीस जो है हुँ, 50 रुपए से अधिक नहीं होगी। अच्छा, तो क्या तो वो जजमेंट तो हमने लगा दिया है। सेशन कोर्ट से हमने एक सूचना मांगी है। हुँ, हुँ। हम्म। तो तो वो तो जजमेंट आपने लगाया है तो ठीक है, उसमें कोर्ट ने कुछ कहा क्या जब आपने वो जजमेंट लगाया? नहीं, अभी तो इसके पहले हमने जो है पोस्टल ऑर्डर 10 रुपए लगा के तो किए थे, तो निरस्त हो गया सेशन कोर्ट से कि आप जो है वांछित शुल्क जमा कीजिए। शुल्क बताया नहीं है कि आरटीआई का फीस कितना है। कि ये छुपाया गया ताकि कि 2-3 बार आरटीआई वास्तव में तो दबाया जा रहा है चारों तरफ। नहीं, वो तो तय बात है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, हम आपसे पूरी तरह सहमत हैं। लेकिन न्यायालय के जो शुल्क हैं वो अलग हैं। एमपी हाई कोर्ट में भी आरटीआई के जानकारी के लिए उनके नहीं अलग-अलग सर, शुल्क हैं। सुप्रीम हमारे ऐसे कोर्ट ₹10, इसी बात ₹50, के ₹100 लिए जैसे तो एक एक शिवानंद जी, क्या एनजीओ मैं थी कुछ बोलूं? कॉमन काज। हाँ, आलोक सिंह जी बोलिए। देखिए, उत्तर प्रदेश मतलब हाईकोर्ट इलाहाबाद बेंच में जो आरटीआई का शुल्क है ये 250 रुपये है। बहुत क्लियर सा है और बिल्कुल। इसमें हम एक सवाल से ज्यादा नहीं पूछ सकते हैं। हुँ, हुँ। ठीक है, इसमें लोगों को कोई एक सहमत नहीं सवाल के होना लिए चाहिए। भी शायद 50 रुपीज सिर्फ देना सिर्फ पड़ता है। एक सवाल आप 250 में प्राप्त कर सकते हैं, ये नियमावली है। अ, जी, जी। ठीक है, इसमें लोगों को किसी तो भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें भी मैं आप लोगों को बता दूं कि दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ इसमें भी अभी एक त्रुटि है। अगर हम आरटीआई मांगते हैं तो हमारा आवेदन तो जरूर 10 रुपए में चला जाता है हाईकोर्ट के पीआईओ के पास में, लेकिन वहां पे शुल्क मांगने की जो फीस है वो 250 रुपए ही है। तो हमारा आवेदन ये कह के वापस कर दिया जाता है कि आप इसमें शुल्क जो तय है वो शुल्क जमा करके भेजिए।
निरस्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो सूचना के अधिकार उत्तर प्रदेश में अगर हमें हाईकोर्ट से कोई सूचना वांछित है तो वो प्रति प्रश्न हमें 250 रुपए में ही प्राप्त होगी। और वहां मतलब पर भी हम आलोक जी, मतलब आपका कहना ये है कि एक आरटीआई, मतलब यदि हम हाई कोर्ट में आरटीआई लगाना चाह रहे हैं तो एक आवेदन में हम सिर्फ एक ही बिंदु रखेंगे। हाँ, सिर्फ एक प्रश्न एक बिंदु पे मांग सकते हैं 250 रुपए में। और वहां पर भी हमको एक चीज देखने की आवश्यकता है कि ये जो सूचना मांगी जा रही है ये किस कैटेगरी की है। अगर ये टेंडर या मतलब कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो पब्लिश्ड हैं तो ये 250 रुपए का शुल्क में ही आपको प्राप्त होगी, नहीं तो मैंने तो आपको इसके सर लिए 50 रुपए का शुल्क जमा करना पड़ेगा। 50 रुपये जी हमने जी जमा किया है। क्या कह रहे हैं? 10 रुपए में नहीं 50 सूचना रुपया प्राप्त होगी, 10 रुपए में सूचना प्राप्त नहीं होगी। ये जो नियमावली है, नियमावली के तहत ही सूचना प्राप्त होगी। अच्छा, ये तो ठीक है कि एक बात, एक ही बिंदु की हम जानकारी मांगेंगे हाई कोर्ट से और 250 रुपए शुल्क जमा करेंगे, लेकिन फिर प्रति पन्ने जो जानकारी लेंगे उसका शुल्क कितना रहेगा? वो तो सर कामन 5 काज रुपए, बनाम 5 रुपए। इलाहाबाद जी 5 रुपए इस वाद में बताया गया है। नहीं ठीक है, मतलब वही है, हर कोर्ट का अपना अलग प्रोसीजर है, तो भी क्या करेंगे, वो तो अपन एमपी में भी कुछ लेकिन अलग ही है। सर सुप्रीम कोर्ट का आवेदन शुल्क सिर्फ 10 रुपया है। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट को हो हेलो सकता है। जी, हो नहीं सकता है सर, है क्योंकि हमने किया था, वहां से बहुत जल्दी सूचना मिल जाता है। वहां पे जो लोक सूचना अधिकारी हैं बहुत अच्छे हैं। देखिए, हो सकता है इसमें चाहे एक हम लोग समझ सकते हैं, टीआईएल की जब तक आवश्यकता पड़े। सूचना के अधिकार से अभिप्रेत जितनी भी नियमावली बनी है, जब तक नियमावली को सक्षम न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जाएगा तब तक ये नियमावली दोषारोपित जो बनी है ये चलती रहेगी। सही है। तो जी सबसे जरूरी है, क्योंकि अलग अलग आयोगों ने कहीं कहीं प्रथम अपील के फीस भी लागू कर दी है, कहीं कहीं द्वितीय अपील की भी फीस लागू कर दी है, जबकि इस सूचना कानून में ऐसा कुछ भी प्रावधानित नहीं था। और सब अलग अलग राज्यों ने अपने हिसाब से नियमावली को बनाते हुए शुल्क उसमें शामिल कर दिया और कहीं पे इसका कोई विरोध, कोई प्रतिशोध कहीं किसी ने नहीं किया और न ही इस बात की आवश्यकता समझी कि ये वाकई अधिकारों के हनन का मामला है। जो चीज 10 रुपए में प्राप्त होनी थी उसके लिए भी बाद में प्रथम अपील पे शुल्क लागू हो गया, कहीं द्वितीय अपील पे शुल्क लोगों ने लगा दिया। और प्रथम अपील में तो प्रथम सही बात है, अपीली ये अधिकारी एक कहाँ तो सुनवाई करते यूनिफॉर्म हैं होना उत्तर चाहिए। प्रदेश में। हाँ, सही प्रथम है और आपका जैसा कहना। अधिकारी देखिए, प्रथम और अपीली जैसा अधिकारी। कि आज का हम लोग का विषय है, हम लोग अधिनियम की धारा 11 पे चर्चा करना चाहते हैं। सूचना के अधिकार में कोई भी सूचना ऐसी नहीं है जो पर व्यक्ति न हो, कोई भी सूचना सही। ऐसी नहीं है जो कि पर व्यक्ति ना हो। क्या कोई ऐसी सूचना है जो कि पर व्यक्ति है, मतलब पर व्यक्ति नहीं है? सब है, क्योंकि पूरी टोटल सूचना है, क्योंकि सूचनाएं आप मांगते हैं तो सारी किसी न सूचनाएं किसी से पर व्यक्ति संबंधित ही है। होती है। अब क्या दिया जाएगा, क्या नहीं दिया जाएगा, कितना हमको दिया जाएगा, ये तय होना है इस नियम 11 में। और अगर हम इस नियम 11 को मतलब इस धारा 11 को धारा 2 के संग अच्छे से फलीभूत करके समझ लें, जहाँ पे धारा 2 में पर व्यक्ति को बताया गया है और पर व्यक्ति से किस तरीके से कम्युनिकेशन करके आपको आपकी सूचना तक पहुंच बनाई जाएगी, ये धारा 11 में पूरा एक प्रोसीजर बनाया गया है। जी बिल्कुल सहमत हैं आलोक जी, आपकी बात से सहमत हैं। और सभी सूचनाएं किसी न किसी पर व्यक्ति से ही संबंधित होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे मनरेगा के पोर्टल की हमने एक बार बात की थी,
जो जानकारी मनरेगा के पोर्टल पे साझा की जाती है, मजदूरों का बैंक अकाउंट, उनका सब समग्र आईडी, जो समग्र पोर्टल है, समग्र में जो जानकारी साझा की जाती है पूरे परिवार की और ये सब जानकारी, तो वो भी तो किसी पर व्यक्ति की होती है, लेकिन उस पर कोई प्रश्न नहीं करता। ऐसे में तो पूरी जानकारी ही साझा करना बंद कर दी जाएगी। सभी साथियों को नमस्कार। हाँ, देवेंद्र अग्रवाल जी आप जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। और शिवेंद्र मिश्रा जी आपका स्वागत है। और आप सभी साथियों का एक सिंह जी, जैन जी, सर्वेश सोनी जी, विजय पांडे जी, मीणा जी और हमारे अन्य सभी साथी। शमशेर कुमार कोल, आप कुछ पूछ रहे थे, आप अपनी बात रखिए। जी सर, मैं ये पूछ रहा था सर, मैं सरपंच को सूचना दिया सर। सर हाँ, सुन रहे हैं, बताइए। तो सर मैं सूचना ये दिया था कि जो गाय और बैले हैं उसको गिनती कराने के लिए दिया था सर, तो वो माना कर दिए हैं सर। गिनती कराने के लिए आपने आरटीआई लगाई थी? आरटीआई नहीं लगा हूँ सर, अभी मैं गिनती कराने रहा हूँ, इसलिए कि जो घर में बांधते हैं गाय, यहाँ पर सुनिए, वो हम समझ रहे हैं आपकी बात। पशुओं की नंबरिंग का सिस्टम होता है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर समाधान नहीं किया जा सकता। यहाँ पे यदि आपने कोई आरटीआई लगाई है, कोई समस्या आ रही है, तो उसके बारे में बताइए। शिवानंद जी, मैं एक निवेदन जी सर, मैं आरटीआई एक थाने में लगाया हूँ सर एक। जी, मैं सूचना के अधिकार के तहत मैं जानकारी मांगा हूँ, अपनी रिपोर्ट को थाने से इनकार कर दिया गया है, झाबुआ थाने से। तो मैं क्या जानकारी आपने मांगी थी, तो इनकार क्या जानकारी आपने मांगी थी? सर मैं ये जानकारी मांगा हूँ, वो पंचायत का वो प्रधान निधि है सरपंच का, इंद्रनाथ शकुनी, यूपी के रहने वाला है। वो जात प्रमाण पत्र जो है, वो जो एड्रेस लिखाता है यूपी के लिखाता है, यहाँ सम्मान में आता है वो। जी सर। और वो हमको थाने में वो गुमा कर दिए हैं सर, और मेरा वो अनुसूचित जांच दौर वो आया था रिपोर्ट वहां से कि एक थाने में जांच हुई है और एक जनपद से अभी तक जांच नहीं हुई सर। फोन भी आया था भोपाल से, बोले आप समझौता कर लिए हैं। जी सर बोलिए। आप उसकी अपील कर दीजिए। थाने में आपने आरटीआई लगाई थी, शायद उन्होंने आपको संतोषजनक जवाब नहीं दिया है, तो आप उसकी अपील कर दीजिए संबंधित एसपी ऑफिस में, ठीक है ना। प्रथम अपील अधिकारी वहां पे बैठते हैं, एएसपी होते हैं। इसी 8 तारीख को किया हूं। जी बहुत अच्छा है, आपने किया है। वो इंतजार करिए, तो उसमें जानकारी आपको संतोषजनक नहीं आती है, तो फिर इसके बाद आप द्वितीय और अंतिम अपील कर दीजिएगा सूचना आयोग में। जी सर, मैं महेंद्र कुमार गुप्ता जी, आप कुछ बोल रहे थे? मेरा साथी जी सर, आज अपना जो कार्यक्रम है धारा 11 के ऊपर है। हेलो जी बिल्कुल। मेरा एक निवेदन था कि धारा 11 पर व्यक्ति से अभिव्यक्ति से जुड़ी धारा बताई गई है। हम कार्यालय में अगर आरटीआई लगाते हैं धारा 41B के अनुसार, तो धारा 11 साथ में जोड़ा जाए उस आवेदन में। जब 41B ऑलरेडी कार्यालय में पूरी रूप से 120 दिन बाद प्रणाली चालू करना थी, तो फिर धारा 11 का ये जो पीआईओ या लोक सूचना अधिकारी धारा 11 का जो उपयोग कर रहे हैं, ये क्या सही मायने में है? अगर 41B से अगर वहां पे पूरी कार्यालय में पूरी जानकारी होती तो फिर धारा 11 का उपयोग क्यों होता? मेरा सवाल ये है। महेंद्र जी, आप जो है एक्चुअली पर व्यक्ति और व्यक्तिगत सूचना दोनों में अंतर को समझिए। जब हम व्यक्तिगत सूचना या किसी की प्राइवेसी वाली सूचनाओं पर जाते हैं, तब वहां पर 81J, और जब हम पर व्यक्ति के उसमें जाते हैं तब धारा 11 का उपयोग होता है। तो आप बात की गहराई को समझने की कोशिश करिए कि पर व्यक्ति, थर्ड पार्टी, हम किसको बोलते हैं? ठीक है, थर्ड पार्टी हम उसको बोलते हैं जो उस प्राधिकरण से भिन्न हो, लेकिन वो जानकारी उस प्राधिकरण में उपलब्ध हो। जी ठीक है। और व्यक्तिगत सूचना का संबंध किससे होता है? जब आप 81J पढ़ेंगे ना, तो बड़ा स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है
जी 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 मैं उसको आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ना मैं भी सब समझ रहा हूँ। जब कोई व्यक्तिगत सूचना का संबंध किसी लोक क्रियाकलाप के हित से संबंध जी नहीं रखता है, ये 8(1) में छूट का कारण होता है। तो जी इसका मतलब क्या हुआ कि जो सूचना व्यक्तिगत संबंधित सूचना जो लोक क्रियाकलाप से संबंधित होती है, जी जो लोक क्रियाकलाप से संबंधित होती है, वो व्यक्तिगत सूचनाओं के लिए इस अधिनियम में किसी छूट का कोई प्रावधान नहीं है। नहीं सही इस अधिनियम में सिर्फ उसी व्यक्तिगत सूचनाओं का छूट का प्रावधान है जो किसी लोक क्रियाकलाप, मतलब लोक क्रियाकलाप क्या हुआ, पब्लिक एक्टिविटी, जो उसके कर्तव्य है, कार्य है, जिम्मेदारी है। मान लो कि उसकी नियुक्ति भी उस जी दस्तावेज के आधार पे हुई है, उसका जी चयन भी उस दस्तावेज के आधार पे हुआ है, उसका जी कोई काम करने का तरीका उस दस्तावेज के आधार पे संबंधित है जी किसी भी तरीके से, जी तो वो सारी व्यक्तिगत सूचनाएं छूट में नहीं शामिल है। जो आप 4(1)B की बात कर रहे हैं, 4(1)B में क्या आता है? 4(1)B में आता है जहां पर व्यक्तिगत सूचनाएं होती हैं, वो अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका, क्या लिखा वो है? निर्देशिका देना उसका कर्तव्य है, क्योंकि वो लोक क्रियाकलाप से संबंधित है। अभी मैं इसमें और थोड़ा सा आगे आप लोगों को ब्रीफ करता हूँ। थोड़ा सा अगर आप लोग सहयोग कर सके कि अपने मोबाइल्स को, अगर किसी को कुछ ना कहना हो तो म्यूट रखें। तो जैसा मैंने आपको बताया कि वहां पर व्यक्ति की बातें कहाँ कहाँ पर आती है। अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका, वो लोक क्रियाकलाप से संबंधित है। किसी योजनाओं पर किसी भी तरीके का जो प्रत्येक प्राधिकारी द्वारा कर्मचारियों को दिए जाने वाला जो पारिश्रमिक है, मेहनताना है, प्रतिकर है, वो भी लोक क्रियाकलाप है। क्यों? क्योंकि वो जनता के पैसे उपयोग हो रहे हैं। ऐसे किसी भी सब्सिडरी प्रोग्राम, जैसे अपन 4(1)B का 12 देखेंगे, वहां पर सब्सिडरी प्रोग्राम की बातें की गई है, किसी को किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट दिया गया है, कोई आवंटन किया गया है, तो ये सारी चीजें, सूचनाएं जो है छूट के दायरे में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोक क्रियाकलाप से संबंधित है, क्योंकि वो लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। कोई प्राधिकरण बना हुआ है जहां से वो लाइसेंस इशूज कर रहा है, तो ये सारी जो सूचनाएं हैं वो छूट प्राप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि लोक क्रियाकलाप है। अब इसका संबंध हम लोग को कहाँ मिलता है? सेक्शन 2F में, जहां पर सूचना की परिभाषा दी हुई है। सूचना की परिभाषा में अगर थोड़ा सा नीचे की तरफ देखें तो हम लिखा हुआ है, किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री अभिप्रेत है। तो यहाँ पर ही हमारे पास सूचना में ये अधिकार मिल जाता है कि हमको वो सभी जानकारियां भी मिल सकती हैं, चाहे वो किसी प्राइवेट से हो, चाहे किसी लोक प्राधिकारी से संबंधित हो। इसी बात को जब हम और बृहद तरीके से देखते हैं, तब हम लोगों को यही बात जब है सेक्शन 10 में आती है। धारा 10 जो है, धारा 10 में भी एकदम स्पष्ट तौर पे प्रक्रिया लिखी हुई है। और इन सब का निर्णय कहाँ होता है? इन सब का निर्णय होता है धारा 7(7) में। जितने भी विनिश्चय पीआईओ को जो देने हैं, वो देने हैं धारा 7 के अंदर में। तो 7(7) क्या बोलती है? 7(7) बोलती है कि उपधारा 7(1) के अधीन कोई विनिश्चय करने से पूर्व यथा स्थिति लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी धारा 11 के अधीन पर व्यक्ति द्वारा किया गया अभ्यावेदन को ध्यान में रखेगा। मतलब उसके द्वारा अभ्यावेदन आया होना जरूरी है। अगर वो अभ्यावेदन नहीं आया है तो उसको ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसके कर्तव्य कहाँ पे दे दिए हैं? वो दे दिए हैं सेक्शन 11 में। 11 में क्या बोला है कि ऐसे किसी भी, मतलब जो सूचना किसी पर व्यक्ति से संबंधित है ना, जो आपके लोक क्रिया, फिर से मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि लोक क्रियाकलाप से जब कोई चीज का संबंध नहीं होता है, लेकिन वो दस्तावेज या जानकारियां आपके पास मौजूद होती हैं कार्यालय में, या जानकारियां होती हैं जिसको आप दे सकते हैं, तभी पर व्यक्ति का लागू होगा। अब मान लो आपके पास वो सूचनाएं है ही नहीं, आपने पर व्यक्ति का मांग रहे हो, तो मंगाकर नहीं देने वाला है। मेरी बात मेरे ख्याल से मेरे सभी मित्र समझ रहे होंगे। जी सर, मैं इसलिए म्यूट करके रखा हूँ कि मैं आपको यस या नो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरे लोग डिस्टर्ब होंगे। नहीं, तो इसमें आपको कुछ अगर बात में कोई अंतर है
तो एक बार आप बोल सकते हैं, या कोई साथी अगर इसमें कुछ बोलना चाह रहा है पहले बोल ले, मैं इसको फिर और स्पष्ट करूंगा। मेरा पूछने के पीछे रीजन ही है था कि बाकी सब लोगों को भी इस चीज की थोड़ी सी जानकारी हो जाए। जी जी, इसमें आपको कहीं कोई सर शंका? नहीं सर, शंका नहीं है सर, ये शंका नहीं है। एक्चुअली क्या ये है तो कि हम लोग बहुत बड़ी गलती ये करते हैं, जो सूचना जी। अधिकारी भी जो सबसे बड़ी गलती करता है वो क्या करता है, उस गलती को हमको पकड़ना है। जी मैंने खुद आवेदन लगाया और उस गलतियों का खामियाजा मैंने खुद भुगता है। जी हालांकि मैं भी अभी उसमें 100% मतलब सही बोल रहा हूं, मैं इस पे नहीं वो करता, लेकिन मुझको ऐसा लगता है जो मेरा अध्ययन मैंने किया और जो मैंने अपना प्रैक्टिकल वो किया, हम लोगों को जी सबसे पहले सूचना अधिकारी की गलतियों को पकड़ना है कि जी सर, कहां यही पर वो सेक्शन 11 का यूज करेगा, और सेक्शन 11 के यूज करने से पहले उसको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यूज करते समय किन किन बातों का होना जरूरी है। जी सर। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि पर व्यक्ति की जानकारी, तो पर व्यक्ति की परिभाषा में क्लियर है कि उसमें तो लोक प्राधिकारी भी शामिल है, जो उस प्राधिकरण से हटके हैं उसमें लोक प्राधिकारी भी शामिल है, हर व्यक्ति शामिल है, हर निकाय शामिल है जो थर्ड हो। कोई कंपनी को भी हम व्यक्ति बोलते हैं तो वह भी पर व्यक्ति की परिभाषा में जाएगा। देवेंद्र, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा। है क्या कि सभी लोक प्राधिकारियों को थर्ड पार्टी क्या है, ये इस एक्ट के लागू होने के बाद उनको बताना था कि व्हाट इज थर्ड पार्टी बिटवीन हिम। उनके अंदर मतलब उनके अभिलेखों में थर्ड पार्टी किसको डिफाइन किया गया है। जैसा कि 2013 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने समस्त इंटरनल अनुभागों में थर्ड पार्टी को डिफाइन किया हुआ। हमारे आपके कह देने मात्र से ये जानकारी थर्ड पार्टी नहीं होगी। सबसे पहले उन लोक प्राधिकारियों को घोषित करना था कि हमारे अभिलेखों में क्या थर्ड पार्टी है। सर आलोक सर, मैं आपको बोलूंगा कि एकदम क्लियर डिफाइंड है हमारे एक्ट में कि थर्ड पार्टी क्या है, एकदम डिफाइंड है। आपको बस इसमें थोड़ा सा एक समझने की बात है, एकदम क्लियर कट बात है। आप सेक्शन 2N पर आ जाइए, जहां पे परिभाषा पर व्यक्ति की थर्ड पार्टी की अवेलेबल है, जहां पर लोक प्राधिकारी को भी थर्ड पार्टी कहा गया है। नहीं सर, अब एक बात को आप समझ लीजिए कि लोक प्राधिकारी जहां हम आवेदन कर रहे हैं वो एक पार्टी है, हम आवेदन कर रहे हैं हम दूसरी पार्टी हैं, ठीक है। तीसरी पार्टी इन दोनों से अलग जो होगी वो तीसरी पार्टी होगी, वो थर्ड पार्टी कहलाएगी। एकदम क्लियर्ड है। थर्ड पार्टी मींस अ पर्सन अदर देन सिटीजन मेकिंग अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंक्लूड्स अ पब्लिक अथॉरिटी। मतलब जो चीज शामिल, वो लोक प्राधिकारी भी इसमें शामिल है। मतलब ऐसा कोई थर्ड, मतलब लोक प्राधिकारी थर्ड होना चाहिए, ये नहीं थर्ड होना चाहिए। जिस लोक प्राधिकारी में आप कर रहे हैं या तो फर्स्ट पार्टी या सेकंड पार्टी, और या मतलब आप दोनों दो पार्टी हैं, इन दोनों के अलावा कोई तीसरा जहां पे आ गया वो थर्ड पार्टी है। और थर्ड पार्टी के लिए एकदम प्रोविजन यहाँ पर हमारे एक्ट में है, सेक्शन 6(3) और 11(1). 6(3) कब आएगा? जब कोई गवर्नमेंट बॉडी है, मतलब जो जिसकी परिभाषा सेक्शन 2H में दी हुई है, जो सेक्शन 2H की परिभाषा में आता है उसको वो 5 दिन के अंदर में 6(3) में, सेक्शन 6(3) में अंतरण करेगा। जो सेक्शन 2H में नहीं आता है, जो सेक्शन 2H में नहीं आता है परिभाषा में, नहीं, जो सेक्शन 2H में उसके अभिलेखों की परिभाषा में नहीं आता है, और उससे ये प्रतीत होता है। मैं इसमें दो बातों को पूरा कर देता हूं कंप्लीट। जब कोई सूचना हमारे पास नहीं है, वो दूसरे से संबंधित लग रही है और वो गवर्नमेंट बॉडी है 2H के उसमें, तो वो क्या हो गया, 6(3) में अंतरित हो गया। लेकिन उसकी जो सूचना हमसे मांगी जा रही है उस प्राधिकरण में, वो प्राधिकरण में उपलब्ध है,
लेकिन उपलब्धता के दौरान ये देखा जा रहा है कि इसका संबंध किसी लोकहित से नहीं है, क्योंकि जैसे आप सेक्शन 10 जब पढ़ेंगे तो वहां पर उसको विनिश्चय करने का पावर दिया है, तो वहां पर वो उस चीज के लिए एक वो भेज रहा है उसको लेटर, जो 11(1) में भेजेगा, वो भी 5 दिन के अंदर भेजना है। मतलब पीआईओ को पहले 5 दिन के अंदर में ही ये डिसीजन लेना है कि कौन सी सूचना 6(3) के अंदर की है, कौन सी सूचना 11(1) के अंदर में है, और जिसकी परमिशन लेने की नीड है या किसके अंतरण करने की नीड है। बिल्कुल सही बात, ठीक है। और अगर वो सूचना उसी प्राधिकरण से संबंधित किसी व्यक्ति की है, उसी प्राधिकरण से संबंधित किसी व्यक्ति की है, और वो व्यक्तिगत सूचना किसी लोक क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है, तो वो सेक्शन 8(1)J में चले जाएगी, छूट के दायरे में। और अगर उसकी सूचना का संबंध किसी लोक क्रियाकलाप से है तो वो सूचना हमको मिल जाएगी। अब इसके बाद भी इसमें एक जो पेज आता है पर व्यक्ति वाले में, पर व्यक्ति वाले में दूसरा पेज यही है कि वो उसका विनिश्चय किस आधार पे लेगा। अब मान लो कि पर व्यक्ति को उसने लेटर भेज दिया 5 दिन के अंदर में, और उसने जो है आगामी 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन के अंदर में आपको एक रिप्लाई दिया कि यह सूचना नहीं दी जानी चाहिए, इसको वह गोपनीय मानता है, तो सिर्फ उसके गोपनीय बोल देने से वो सूचनाएं गोपनीय नहीं हो जाएंगी। अब इसके लिए डेफिनेशन कहाँ पे आया है, जो अभी 2019 में या 20 में सुभाष चंद्र अग्रवाल वाला जो मामला आया है डिसीजन, जो अभी सभी लगभग आयोगों ने एक लेटर डाल के डिफाइन भी करने लग गया है कि ये मेडिकल से रिलेटेड, इससे रिलेटेड, उससे रिलेटेड जो सूचनाएं हैं ये गोपनीय श्रेणी की आएंगी। जो 20 मार्च 2020 को आया हुआ है, 2020 का सुभाष चंद्र अग्रवाल वाला जो मामला है, बिल्कुल सही बात। तो इसमें इन्होंने पूरा डिफाइंड कर दिया है। अगर हम उस डिसीजन को अगर कोई हमारे साथी एक्सप्लेन कर दे तो मेरे ख्याल से सेक्शन 11 एक्सप्लेन हो जाएगा, क्लियर। नहीं, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा केवल इतना ही डिफाइन करूंगा कि सूचना का अभिप्रेत जो है, और धारा 8 स्पष्ट कहती है कि वो जो सदन को नहीं दी जा सकती वो आपको नहीं दी जाएगी। बहुत क्लियर है। सूचना से आप सूचना आपको पता होनी चाहिए कि ये जो हम मांग रहे हैं ये सूचना के उस दायरे में है कि नहीं है, और सूचना के दायरे में है और सदन को दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, क्या होना चाहिए वहां पर। देखिए सर, अब yes or no? मान लो कि मैंने आप इनको पूछा दोगे कि नहीं दोगे। इफ नो, then you will not provide, and you will not provide to me, and if you will provide to house, definitely you will provide to me. बराबर है सर। सर इसके अलावा इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, इस पे कोई भी अपीली अधिकारी, कोई भी आयोग इस पे बहस भी नहीं कर सकता। केवल इतना ही डिफाइन करना है, सूचना की कैटेगरी यस और नो, एंड इट विल बी प्रोवाइडेड टू हाउस, यस और नो। ठीक बात है सर। अब मान लीजिए कोई लोक प्राधिकारी में हमारा कोई साथी एक आवेदन लगाता है और आवेदन लगा के बोलता है कि इस अधिकारी के संबंधित उसके आय के ब्यौरे उपलब्ध कराए जाएं, और उसमें वो ये बोलता है कि उसका बच्चा जो है इस कॉलेज में पढ़ रहा है, उसके पास इतने संपत्ति है, उसका घर जो है इस रिहायशी इलाके में है और उसकी लागत लगभग कीमत इतनी है, उसकी पत्नी जो है घरेलू है, और बच्चे इस तरीके के जो एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, जो भी एक्सपेंसेस वो एसेट्स बना के रखा है, वो उसकी आय की जितनी भी सैलरी के हिसाब से बहुत ज्यादा है, तब उसके पेपर को जानना चाहता है, तो वो क्या अलाउड होगा कि नहीं होगा? इसीलिए हमारे देश में विभिन्न प्रकार के अधिनियम हैं। सूचना का अधिकार उनमें से सर्वोपरि। तो आपका इसमें क्या विचार होगा, किस तरीके से उसका प्रोसीजर होना चाहिए? अगर ये क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है भ्रष्टाचार का मामला है। भाई देखिए, अब मैं तो सीधी सी बात बोल रहा हूँ कि आपके लोक क्रियाकलाप से मैं तो अगर यही बोल के जोड़ूंगा। हो रहा है, अगर ये स्पष्ट प्रतीत है कि ये भ्रष्टाचार का मामला है, तो बिल्कुल मतलब जो हमारा साक्ष्य अधिनियम इस बात की अनुमति प्रदान करता है कि भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। तो मतलब सीधी सी बात है, हमको सिद्ध करते हुए जाना पड़ेगा, पहले सिद्ध करते हुए हमें चलना पड़ेगा। हर हमें स्टेप को अपने प्रूवन करना पड़ेगा। जी, प्रूव करना पड़ेगा। अभी हमारे बीच में नित्यानंद जी भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं,
और अभी नित्यानंद जी एक मामला था जो धारा 11 से संबंधित था, 81J और धारा 11 दोनों को कंबाइन करते हुए भी आपके हाई कोर्ट जबलपुर में एक जज ने कुछ पब्लिक इम्पोर्टेंस का इशू उसमें क्रिएट करने का प्रयास किया है कि मतलब उनको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि वो कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो खास व्यक्ति हैं और खास व्यक्तियों के लिए ही ऐसी जानकारियां दी जा सकती हैं। वो कौन सा एक मामला है, थोड़ा सा आप उसको साइड करिएगा। शिवानंद जी, उस मामले की जिसको मैंने आपको भेजा